हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का लेसन 2 लेकर आया हूं। लेसन 1 कंप्लीट कर दिया हूं, फर्स्ट रिवीजन चल रहा है जो कि आप सबको पता है। आज मैं ये 100% श्योर हूं कि ये आज कंप्लीट करने वाला हूं, और इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 99% ये समझ लेना कि आपका बिलियन कंप्लीट हो चुका है। बिलियन में क्या क्या है, इसमें थ्योरी आता है और न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल आपको कल मिल जाएगा, थ्योरी मिल रहा है। लेसन 1 का दोनों कंप्लीट कर दिया हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट भी आपको दिया गया है, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं फटाक से। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं बिलियन बताऊंगा। और एक बात बता रहा हूँ, तो ये फास्ट रिवीजन है, यानी कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सोल्यूशन ही दिया जा रहा है। तो इस पर बिल्कुल भी ध्यान ना देना कि भैया वो क्वेश्चन छूट गया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बिग अनाउंसमेंट है कि 2021 में किस प्रकार से पेपर आएंगे, उसके लिए मैं पूरा स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। अब बोलोगे भैया आप कैसे बना रहे हो, तो मैं बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करके, एक जिस प्रकार से एग्जाम में पेपर में आता है कितने क्वेश्चन करने होते हैं कितने नहीं करने होते, सब उसी प्रकार से एकदम सेम बना रहा हूँ। 3 घंटे का समय दूंगा, आपको भी इसको सॉल्व करना है और मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ बिलियन है, तो बिलियन आज कंप्लीट कर दूंगा। बिलियन पार्ट है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बिलियन होता क्या है ना। बिलियन है क्या? बिलियन होता है जैसे दो पदार्थ है, दो पदार्थों का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। लिखो, दो पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या बिलियन किसे कहते हैं? दो पदार्थों का समांग मिश्रण क्या होता है? बिलियन कहते हैं। बस सिंपल सी बात, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक विलेय होता है और एक क्या होता है? विलायक होता है। दूसरा क्या है आपका? विलायक है। अब दोनों समझ लेते हैं। देखिए विलेय क्या है। विलेय क्या दीजिए, विलयन में जिनके मोलों की संख्या कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, ठीक। और विलयन में मोलों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इतना समझ में आया ना, ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है? कम होता है। विलयन में मोलों की संख्या क्या होता है? कम होता है, उसे विलेय कहते हैं। अब जैसे एक टंकी ले लिया या लोटा ले लिया, कुछ भी मान लो आप, है ना, और इसमें आपने पानी डाल दिया। कितना पानी डालेंगे? रस बना रहे हो, चीनी कितना डालोगे? समथिंग अराउंड इतना चीनी डालोगे। जब चीनी की मात्रा कम है, किसकी मात्रा कम है? चीनी की मात्रा, तो चीनी इसमें क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। विलायक क्या हो जाएगा आपका? पानी हो जाएगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। पानी क्या हो गया आपका? सिंपल भाषा में विलायक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक होती है, पानी इसमें ज़्यादा है, तो वो विलायक हो जाएगा। और जिसकी मात्रा कम रहेगी उससे क्या कहते हैं? हम विलेय कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले अब देख लेते हैं कि इसमें तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन क्या होता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तनु विलयन और सांद्र विलयन लिखिए, नहीं तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका तनु विलयन और दूसरा आपका हो गया सांद्र विलयन। तनु विलयन और क्या होता है? दूसरा सांद्र विलयन होता है। तो पहला हेडिंग देते हैं तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? इसके बाद जो भी आएगा हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तनु विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा धुली हो, उसे क्या कहते हैं? लिख लो, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा घुली हो, उसे तनु विलयन कहते हैं।
समझ में आ गया ना। तनु विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा होती है, उसे घुली हो, उसे हम तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन सेम इसका क्या होता है? उल्टा होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हेडिंग अगले पेज में, चलो मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलो अगले ही पेज में मिलते हैं। अगला हेडिंग है आपका नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होता है? बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि 1000 ml लिखो, 1000 ml या 1 लीटर, 1000 ml या 1 लीटर विलायक में घुले हुए, विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, या ऐसे कह सकते हैं कि 1000 ml में 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। उसकी नॉर्मलता कहलाती, नहीं समझ में आया? बहुत अच्छी बात, अभी समझाता हूँ। कहलाती है। देखिए क्या मैं लिखा हूँ कि 1000 ml यानी मोल में 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ के ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी होता है, इसका मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर। क्या होता है? तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला होता है इसका। यन बराबर होता है मात्रा प्रति तुल्यांकी भार, मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटे आयतन। क्या होता है? बटे आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है। यन बराबर क्या होता है? मात्रा प्रति तुल्यांकी भार बटे आयतन, लीटर में करना है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। इसमें बताया कि 1000 मोल या 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ की जो ग्राम तुल्य भारों की संख्या होती है उसे हम नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है। अगर नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आ जाए, एग्जाम में आ सकता है कि नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता, तो नॉर्मल विलयन की जब नॉर्मलता निकालते हैं तो उसका क्या रखेंगे? वैल्यू 1 रखेंगे। अगर सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता, सेमी नॉर्मल की नॉर्मलता इसका क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ऐसे डेसी का 1/10 हो जाएगा, सेंटी का 1/100 हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। तो नॉर्मलता समझ में आ गया ना। नॉर्मलता क्या था कि 1000 ml में या लिखो 1 लीटर विलायक में घुले हुए किसी पदार्थ की ग्राम तुल्य भारों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। अगला हेडिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलरता क्या होता है? मोलरता बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर यानी कि अगर उसे हम बदलेंगे तो 1000 ml लिख सकते हैं ना। इसको बदलेंगे तो 1 लीटर हुआ ना। तो लिखिए 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाता है? नॉर्मलता कहलाता है। सॉरी, मोलरता कहलाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। समझ में आ गया ना। 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है। अब जैसे 1 लीटर अगर इसको मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो कहीं कहीं 1000 रहता है तो उससे संकोच मत करिएगा। तो 1000 1 लीटर में चेंज करेंगे तो किसमें हो जाएगा? 1000 बराबर 1 लीटर, है ना। तो अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, मोलरता बराबर, ऐसे भी आप कह सकते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन। आयतन किस में लेना है? लीटर में।
आयतन किस में लेना है? लीटर में। मोलरता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन, लीटर में लेना है मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। अब अगला हेडिंग है मोलरता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ इसमें भूल रहा हूँ कि मोलरता की जो इकाई होती है, मोलरता की इकाई जो होती है, मोलरता की इकाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है मोलरता की इकाई। अब देखिए, नॉर्मलता बताया आपको, मोलरता बताया। अब आप देख लीजिए मोलरता क्या होता है। चलो अगले पेज में देखते हैं। अगला हेडिंग आपका क्या है? मोलरता आपने समझ लिया। अब देखिए मोलरता, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए भैया ये वाला आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, मोलरता। ठीक है, मोलरता क्या होता है? उसी प्रकार से है। इसमें है 1000 ग्राम विलायक। लिखिए, 1 मिनट, 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? ऐसे कह सकते हैं, सॉरी 100 लिखा हूँ, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। समझ में आ गया? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। फॉर्मूला लिख लीजिए मोलरता का। मोलरता बराबर क्या होता है? 1000 गुणे विलेय के मोलों की संख्या बटे 1000 गुणे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा। ठीक है, सिंपल सी बात है। मोलरता किसे कहते हैं? 1000 विलायक में उपस्थित विलायक आपको बताया है क्या होता है। मोलों की संख्या क्या कहलाता है? ग्राम अणुओं, या यहीं तक लिख सकते हैं, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 4-5 हेडिंग और बचे हैं, छोटे छोटे हेडिंग हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, 10-15 मिनट और लगेगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगला हेडिंग तुरंत डालिए, विसरण तथा परासरण में अंतर। हेडिंग डालिए, विसरण तथा परासरण में अंतर। तो एक और ही डाल दीजिए विसरण, और दूसरे ओर क्या डालेंगे आप? परासरण। इंपॉर्टेंट है। देखिए विसरण क्या होता है? विसरण जो होता है कि क्रिया गैसों में होती है। लिखते चलो फटाफट ना, लिख लो, विसरण की क्रिया गैसों में होती है। विसरण की क्रिया गैसों में होती है। ठीक है, विसरण की क्रिया कैसे होती है? गैसों में होती है। जबकि परासरण की क्रिया क्या होती है? प्रायः भिन्न सांद्रता के द्रवों में होती है। किस में होती है? द्रव में होती है। तो लिखो, परासरण की क्रिया प्रायः भिन्न सांद्रता के द्रवों में होती है। सांद्रता के द्रवों में होती है। समझ में आ गया? विसरण क्या होता है? ये गैस में होता है, जबकि परासरण जो है भिन्न सांद्रता जो होती है द्रवों में होती है। तो विसरण तथा परासरण थोड़ा समझ में आया ना। अगला देखिए, इसी में दूसरा अंतर बता रहा हूँ ना, तो 2-3 अंतर तो कम से कम देख ही लो। दूसरा अंतर है कि विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। लिखो, विसरण की क्रिया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है।
क्या है विसरण की क्रिया? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। अधिक सांद्रता जैसे 6 5, यहाँ से 7 से ले 7 6 5 4 3 2 1, ये कम की ओर बढ़ रहे हैं, ये क्या होते हैं? विसरण होते हैं। बिल्कुल सेम उल्टा है परासरण में कि परासरण की क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अब एकाक और मन कहे लिख लो यार एकाक, नहीं तो रहने दो, छोड़ो, लिख लेते हैं ना, चलो नहीं तो फिर कहोगे भाई एकाक तो और बता देना चाहिए था। अब ये समझ में आ गया ना कि विसरण क्रिया जो होती है वो अधिक से कम की ओर जाती है, और जबकि परासरण क्रिया कम से अधिक की ओर, जैसे 1 2 3 4 इस तरह होती है, मतलब बढ़ते चली जाती है। एक और लिखिए, विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता भैया नहीं पड़ती है। थोड़ा मैं जूम इन कर दूं, ठीक है। अब देखिए, लिखिए तीसरा, विसरण की क्रिया या विसरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, विसरण के लिए। जबकि परासरण के लिए इसमें आवश्यकता होती है किसकी? अर्धपारगम्य झिल्ली की होना आवश्यक है। लिख लो, अर्धपारगम्य झिल्ली होना अति आवश्यक है, लिख दो बस, सिर्फ, है ना भैया, आवश्यक है। ओके, विसरण तथा परासरण में समझ में आया। अब अगले पेज में अगला हेडिंग देखते हैं। चलो, अब आपका अगला हेडिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैं एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, उसके बाद थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक न्यूमेरिकल जरूर आप सब कर लेना, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, एक न्यूमेरिकल मत करना, ज़्यादा कर लेना, एक न्यूमेरिकल आएगा ही एग्जाम में। तो हेडिंग डालिए, राउल्ट का नियम। ये क्या होता है राउल्ट का नियम? ये क्या है? किसी विलयन में, लिख दो फटाक से, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। क्या है? किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। और इसी नियम को क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इस नियम को राउल्ट का नियम कहते हैं, समझ में आ गया ना। अब लिख लीजिए, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए जरूर, इंपॉर्टेंट बहुत। P माइनस पी एस बटे पी इज इक्वल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये फॉर्मूला होता है। P बराबर क्या होता है? P होता है विलायक का वाष्प दाब, ठीक, P। और PS क्या है आपका? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। और N क्या होता है आपका? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। और कैपिटल N बराबर क्या होता है? विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। आई होप समझ में जरूर आया होगा। जो भी ये आपको 2-3 डिफिनेशन और बचे हुए हैं मैं उसको बाद में करा दूंगा, टेंशन ना लो। अब मैं इसका न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिर लेसन 3 बताऊंगा, ठीक है। टेंशन बिल्कुल भी मत लो आप सब। और जो आप सबको समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आप सब के लिए मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा हूँ। और एक बार
मैं सभी लेसन के जैसे एक से अध्याय 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं, मैं क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपके सामने लाऊंगा और आप सब उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।